तो आज हम इस सेशन में अरस्तू के एक महत्वपूर्ण विचार क्रांति संबंधी विचार की चर्चा करेंगे। अरस्तू ने अपने काल के नगर राज्यों में राजनीतिक परिवर्तन को बहुत गंभीरता से लिया था। एक प्रैग्मेटिक व्यवहारिक विचारक होने के नाते उन्होंने इस समस्या को गहनता से अध्ययन करने का प्रयास किया। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने लगभग 158 राजनीतिक व्यवस्थाओं के आंकड़े एकत्रित किए और उसके बाद उन्होंने अपने कई प्रकार के सिद्धांतों को लोगों के सामने रखा, जिसमें एक क्रांति संबंधी सिद्धांत था। सर्वप्रथम क्रांति अरिस्टोटल के अनुसार क्या थी? आज आधुनिक काल में हम क्रांति को जिस संदर्भ में समझते हैं उससे भिन्न उनकी व्याख्या थी। आज के दिनों में क्रांति का अर्थ होता है व्यापक परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन, और लगभग परिवर्तन में लगभग हिंसा उसमें निहित होती है। जैसे हम क्रांति का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में क्रांति शब्द से जो क्रांति उभरती है वह है फ्रेंच की राज्य क्रांति, अमेरिकी राज्य क्रांति, ब्रिटेन की गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति, इस तरह रशिया की बोल्शेविक क्रांति, इस तरह की क्रांति जिसमें व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है, या यूं कहें दूसरे शब्दों में कि आने वाली व्यवस्था में पिछली व्यवस्था के कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देता। लेकिन अरस्तू के लिए क्रांति का अर्थ केवल परिवर्तन से था, चाहे परिवर्तन राज्य में के प्रकृति में हो, चाहे परिवर्तन संविधान का हो या परिवर्तन सत्ता का हो। किसी भी छोटे मोटे परिवर्तन को वह क्रांति की संज्ञा देता है। तो ये डिफरेंस, ये भिन्नता हमें ध्यान में रखनी है कि अरस्तू राज्य में होने वाले छोटे मोटे किसी भी परिवर्तन को क्रांति का नाम देता है। अब क्रांति के संदर्भ में उन्होंने दो एस्पेक्ट का अध्ययन गहनता से किया कि इस परिवर्तन या क्रांति के मूल कारण क्या है, और साथ ही साथ उन्होंने इस बिंदु का भी गहन अध्ययन किया कि इन क्रांति को या इन परिवर्तन को रोकने और व्यवस्था में स्टेबिलिटी या स्थिरता प्राप्त करने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि उन्होंने क्रांति के किन कारणों का जिक्र किया। उन्होंने क्रांति संबंधी या परिवर्तन के कारणों का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे तीन भागों में बांटा। एक सामान्य कारण, विशेष कारण और विशेष व्यवस्था से युक्त परिवर्तन के कारण। सबसे पहले उन्होंने चर्चा इस बात की है कि सामान्य कारण क्या है। सामान्य कारण में एक कारण की बात करता है और वह है असमानता। असमानता का अर्थ हर एक वर्ग के लिए अलग अलग है। तो दो प्रकार की असमानता की बात करता है। एक है पूर्ण असमानता, जहां एक व्यक्ति के पास धन धान्य है, एक व्यक्ति के पास सम्मान है, प्रतिष्ठा है, पद है, और दूसरा उससे विहीन है। दूसरे के पास न धन धान्य है, न अधिकार है, न सत्ता है, किसी प्रकार की चीज नहीं। तो इस तरह से दो वर्गों के बीच गहरी असमानता है, और इस असमानता से जन्म लेता है परिवर्तन के कारण। असमान व्यक्ति जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो संपत्ति विहीन है, सत्ता विहीन है, अधिकार विहीन है, वो हमेशा ही सत्ताधारी या वो वर्ग जिसके पास सब कुछ है उसके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है, और लगातार ये कोशिश करता है कि वह उनके साथ बराबरी या समानता को प्राप्त करे, और उसके लिए वो सत्ता
व्यवस्था में परिवर्तन की कामना करता है। दूसरी तरफ एक अनुपातिक असमानता है। एक वर्ग है जिसके पास सुविधाएं हैं, सुविधायुक्त है, संपत्ति है, और वो चाहता है कि राज्य के द्वारा जो कुछ भी किया जाए, जो चीज भी वितरण किया जाए, वह उसी अनुपात में किया जाए जिस अनुपात में वहां लोगों के पास सामर्थ्य है, संपत्ति है, अधिकार है। और जब सत्ता के द्वारा समान रूप से इसका वितरण किया जाता है तो वो सुविधा भोगी वर्ग या यूं कहें कि अधिकार संपन्न वर्ग, धन धान से संपन्न वर्ग जो है उसे रोकने का प्रयास करता है और वह व्यवस्था में परिवर्तन करने की कामना। तो कुल मिलाकर के दो वर्ग हैं, दोनों ही वर्ग, एक जिसके पास सब कुछ है और एक जिसके पास कुछ नहीं है, दोनों ही जो है अपने अपने तरीके से असमानता का विश्लेषण करते हैं और दोनों ही स्थितियां अपने विपरीत जाने पर व्यवस्था में परिवर्तन के प्रयास करते हैं और व्यवस्था में परिवर्तन लाते हैं। तो पहला मूल कारण है कि कोई भी वर्ग अपने लिए अन्याय की क्या परिभाषा गढ़ता है। तो ये सामान्य कारण है, ये सब जगह है और हमेशा व्याप्त है, इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरे कैटेगरी में वह विशेष कारण को रखता है और विशेष कारण की व्याख्या करते हुए कहता है कि पहले कारण की बात करता है कि क्रांति तब होती है जब शासक वर्ग स्वार्थी हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। वो राज्य के वर्गीकरण का विश्लेषण करते हुए भी जब कहता है तो दो प्रकार के राज्य की बात करता है, एक विशुद्ध और एक विकृत। विकृत जो व्यवस्था है उसकी व्याख्या का आधार ही यही है कि उस व्यवस्था में शासक वर्ग का दृष्टिकोण जन कल्याणकारी न रह करके केवल शासक वर्ग में सम्मिलित व्यक्तियों के हितों के साधन तक रह जाता है। और जब ऐसी परिस्थिति होती है, लोग उपेक्षित महसूस करते हैं, लोगों के प्रति ध्यान नहीं जाता है, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे असंतोष पनपने लगता है और असंतोष धीरे धीरे जो है इतना बड़ा रूप लेता है कि वो विस्फोट होता है और विस्फोट के कारण जो है व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है और परिवर्तन होता है। इस जो है विशेष कारणों में पहला कारण जो है वो शासक वर्ग का स्वार्थी हो जाना, या क्या यूं कहें कि शासन व्यवस्था का स्वयं के कल्याण, स्वयं के उत्थान के लिए ही केवल उपयोग करना और बाकी जो है वर्ग की उपेक्षा करना है, पहला मूल कारण। दूसरा कारण अहंकार से युक्त एक वर्ग का दूसरे वर्ग को हीन समझना और अपने आप को उससे श्रेष्ठ समझना। ये भावात्मक कारण है और समाज में जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है तो वर्गों के बीच संघर्ष अवश्यंभावी हो जाता है। और जब ऐसे वर्ग को शासन का समर्थन मिल जाता है तब जिसके प्रति ये भाव है तिरस्कार का या जिसके प्रति ये भाव है हीनता का, उस वर्ग में धीरे धीरे जो है शासन व्यवस्था या उस वर्ग के प्रति असंतोष पनपने लगता है और एक सीमा तक पहुंचकर वह जो है परिवर्तन का मुख्य कारण बन जाता है। तीसरे कारण के रूप में उन्होंने जिक्र किया कि जब शासन व्यवस्था किसी एक वर्ग विशेष को सम्मान देता है और दूसरे व्यक्ति के प्रति असम्मान का भाव रखता है या असमानता का भाव प्रदर्शित करता है, तब भी जो है शासन व्यवस्था में उस वर्ग के द्वारा जिसके प्रति निरादर का भाव है, असम्मान है, उस वर्ग के द्वारा जो है शासन से असंतुष्ट हो जाना बहुत ही स्वाभाविक है और शासन में परिवर्तन की कामना करना भी जो है स्वाभाविक है और इसी स्वभाव को लेकर के वो शासन में परिवर्तन के प्रयास करने लगता है। एक और कारण के रूप में कहता है जब शासक वर्ग
शासित वर्ग से घृणा, तिरस्कार जैसा भाव प्रदर्शित करने लगता है, तब जो है भी प्रजा में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। चूंकि प्रजा को राजा से हमेशा से सम्मान या बराबरी के एहसास, या यूं कहें कि उनकी समस्याओं के समाधान के प्रयासरत रहने का भाव जो है उसमें होना चाहिए। इसलिए शासक वर्ग को हमेशा शासित वर्ग को एहसास दिलाना चाहिए कि वह उनके लिए है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए है, उनकी समस्याओं को वह अपनी समस्या समझ करके उसके समाधान के लगातार प्रयास कर रहा है। शासक हमेशा जन सामान्य के कल्याण के लिए कार्यरत है। इस प्रकार का भाव नागरिकों में होना चाहिए कि शासन है तो उनकी समस्याओं पर जो है समय से एक्शन लिया जाएगा और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढा जाएगा। एक और कारण के रूप में उन्होंने व्यक्त किया कि वह है भय। यदि समाज या राज्य के किसी भी वर्ग में भय का भाव है, जैसे अपराधी को डर है कि उन्हें अपराध की सजा मिलेगी, अपराध से बचने के लिए वो जो है देश में उत्पात या क्रांति या परिवर्तन के प्रयास कर सकता है। इसलिए भय, सामान्य जन में भी एक प्रकार का भय हो सकता है, वह है अन्याय का भय, हिंसा का भय, उनकी संपत्ति की असुरक्षा का भय। जितने प्रकार के भय हैं, यदि समाज के विभिन्न वर्गों में किसी किन्हीं कारणों से है भय है, और भय इस कारण से है कि शासक वहां पर है और वह शासक उनके भय का निराकरण नहीं कर रहा, तब जो है वह सत्ता में परिवर्तन का कारण बन जाता है। एक और महत्वपूर्ण जो है कारण की तरफ उन्होंने इशारा किया, वह है जातीय विभिन्नता। आज के दिनों में, आधुनिक काल में जातीय विभिन्नता जो है वो कमजोरी का कारण नहीं है। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में उन्होंने भिन्नता को इस तरह से पिरोया है कि वह उनके लिए एक शक्ति का साधन बन गया। लेकिन अरस्तु जो है जातीय विभिन्नता, सजातीयता को वो ताकत मानता है, शक्ति मानता है, राज्य की एकता का एक मूल जो है आधार मानता है। जातीय विभिन्नता है तो भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार, मतों का अंतर, अपने जन कल्याण के दृष्टिकोण के प्रति भिन्नता और एक दूसरे के प्रति संशय का भाव समाज में परिवर्तन, राज्य में परिवर्तन या क्रांति का कारण हो सकता है। एक और कारण के रूप में उन्होंने कहा शासक वर्ग की असावधानी। ये एक बहुत बड़ा कारण है। शासक वर्ग को हमेशा सचेत रहना चाहिए किस प्रकार के लोग वहां हैं, उनके राज्य में रह रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या योजनाएं हैं, उनकी क्या सोच है। इस सारी चीज़ों के प्रति उन्हें सचेत रहना चाहिए और यथा समय समस्या उत्पन्न होने पर उसके समाधान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अन्यथा यदि असावधान हो गए, आपने छोड़ दिया, आपको किसी प्रकार की खबर नहीं है, तो छोटे छोटे परिवर्तन, छोटी छोटी समस्याएं, छोटा छोटा असंतोष वो तुरंत बड़े बन जाते हैं और राज व्यवस्था में बदलाव या परिवर्तन का कारण बन जाते हैं। एक और कारण उन्होंने कहते हैं कि परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलित न होना। बहुत सारे वर्ग होते हैं राज्य में और शासन का या शासक वर्ग का ये दायित्व है कि उन वर्गों के बीच एक संतुलन बनाए रखा जाए। यदि एक वर्ग अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और दूसरा वर्ग अपने को उस वर्ग की तुलना में कमजोर पाएगा,
तो फिर जो है क्रांति की संभावना बन जाती है, परिवर्तन की संभावना बन जाती है। इसलिए एक संतुलन का भाव होना भी जो है बहुत जरूरी है यदि आप परिवर्तन रोकना चाहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे विशेष कारणों की उन्होंने चर्चा की है। ज़्यादातर जो कारण है वह मनोवैज्ञानिक कारण है जिसको उन्होंने इसमें शामिल किया है। एक और कारण को उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं में विशेष कारण, जैसे उन्होंने 6 प्रकार की व्यवस्थाएं बताई थी, 6 प्रकार के राज्य की बात की है, 6 प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था की बात करता है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र और पॉलिटी, 3 विशुद्ध हैं। अधिनायक तंत्र, वर्ग तंत्र और प्रजातंत्र वो विकृत रूप है। इन 6 प्रकार की व्यवस्थाओं बताता है। 6 में अलग अलग जो है कारण मुख्य रूप से क्रांति का कारण बनते हैं। उन्होंने अलग अलग जो है करके बताया है। जैसे मुख्य रूप से एग्जाम्पल के तौर पर राजतंत्र में यदि परिवर्तन है आता है, चूंकि राजतंत्र जन कल्याण के लिए समर्पित है, परंतु पारिवारिक अंतरकलह और जो है व्यक्तिगत घृणा और द्वेष के कारण राजतंत्र में परिवर्तन की संभावना हमेशा बनी रहती है। जब राजतंत्र विकृत रूप से अधिनायक तंत्र बन जाता है तो उसमें तो क्रांति के बहुत सारे कारण, चूंकि अधिनायक वर्ग शासन और सत्ता का उपयोग केवल और केवल स्वार्थ के लिए करने के लिए तत्पर होता है या करना चाहता है, तो निश्चित रूप से जो है जन सामान्य उसके विरुद्ध हो जाता है, असंतोष उसमें पनपने लगता है और वो उसके लिए जो है एक कारण बनता है। ठीक उसी तरह से कुलीन तंत्र में शासन के विभिन्न वर्गों की भागीदारी का अभाव, यदि एक वर्ग शासक है, दूसरा और एक वर्ग में कुछ व्यक्ति को अधिक शक्तियां हैं, कुछ व्यक्तियों को कम शक्तियां हैं, तो वो भी जो है अंतर, हालांकि शासन व्यवस्था इसमें भी जन कल्याण को समर्पित है, लेकिन आपसी द्वेष के कारण इसमें जो है हमेशा परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। जब ये वर्ग तंत्र बन जाता है, विकृत हो जाता है और केवल वर्ग के हितों के लिए काम करने लगता है, तब तो इसमें परिवर्तन के बहुत सारे कारण इकट्ठे हो जाते हैं। अन्य वर्ग जो है पूरी तरह से असंतुष्ट हो जाता है और व्यवस्था में परिवर्तन की कामना करने लगता है। उसी प्रकार से प्रजातंत्र में जब बहुसंख्यक वर्ग अपने लिए काम करने लगता है तो अल्पसंख्यक में असंतोष होता है, और जो वहाँ के संसाधन संपन्न वर्ग हैं, जो प्रिविलेज्ड वर्ग हैं, उनमें असंतोष की भावना होती है और वह जो है व्यवस्था के विरुद्ध जो है वो षड्यंत्र करता है और उसमें परिवर्तन लाने की कामना करता है। तो इस प्रकार से जो है राजनीतिक व्यवस्था के किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी आयाम में परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। तो ये था अरस्तू द्वारा प्रस्तुत क्रांति के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं, उन कारणों की व्याख्या, जिसको उन्होंने 3 भागों में बांट करके देखा। धन्यवाद।